11वीं में अकाउंट में हमने आहरण तथा के दायित्व किसे कहते तो व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति को भुगतान योग्य रकम को क्या कहते हैं? दायित्व। हमने किसी से उधार रकम ली है तो उसको चुकाने योग्य रकम है, उसे हम दायित्व कहते हैं। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। तो व्यवसाय के अंदर का जो मालिक जो भी व्यवसाय में पैसा लगाता है उसका आंतरिक दायित्व, क्योंकि व्यवसाय के प्रति व्यवसाय और मालिक दोनों अलग अलग है। मालिक ने पैसा व्यवसाय में लगाया तो व्यवसाय की जिम्मेदारी हो गई कि मालिक ने जितना पैसा लगाया उतना उसको लौटाना और उससे ज़्यादा पैसे उसको देना। तो आंतरिक व्यवहार ये है कि मालिक का व्यवसाय के प्रति दायित्व हो जाता, व्यवसाय को मालिक के प्रति दायित्व हो जाए। बाहर के व्यक्ति यानी व्यवसाय के बाहर के त्राही तीसरे पक्ष के व्यक्ति से पास से उधार रकम कोई ली है और उसके चुकाने योग्य रकम को बाह्य दायित्व कहते हैं। उसके बाद चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। जो नियमित समय के लिए बहुत कम समय अवधि के लिए 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए जो कर्ज लिया हुआ है उसे चालू दायित्व कहते हैं। और जो लंबे समय के लिए 5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का हमने पैसा उधार लिया हुआ है और उसको पैसा चुकाना है उसे कहते हैं हम गैर चालू दायित्व। यानी लॉन्ग टर्म की अवधि होती है उसे गैर चालू और शॉर्ट टर्म की अवधि होती है उसे चालू दायित्व। विस्तृत में आपको पढ़ना है। संपत्ति किसे कहते हैं? जिस पर आपका मालिकी हक हो, जिसको बेचने से आपको रकम प्राप्त और जिसका उपयोग आप कर सको उसे क्या कहते हैं? संपत्ति। संपत्ति के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने विस्तृत में आपको ये समझाया हुआ है कि बिन चालू संपत्ति जो लंबे समय अवधि वाली होती है, जैसे ज़मीन मकान जिसमें आप पैसा लगाते हो, जैसे हमने ज़मीन मकान प्लांट यंत्र सब खरीदा हुआ है तो वो हमारी संपत्ति, किसके मालिकी हक है, हम उसका उपयोग करें, बेचने से कीमत मिलेगी। पर ये ज़मीन रोज़ बरोज़ हम आज खरीदी कल बेच दी, आज खरीदी कल बेच दी, ऐसा हम व्यवसाय नहीं करेंगे, उसे संपत्ति नहीं कहेंगे। हाँ, हम ज़मीन की खरीदी बिक्री करने का व्यवहार करें तो ज़मीन हमारे लिए माल हो जाता। लेकिन संपत्ति कब की जो भाई आप खुद के उपयोग के लिए ले रहे हो, जिसकी खरीदी बिक्री करने के लिए नहीं ले रहे हो। तो जो लंबे समय अवधि वाली होती है उसे स्थिर संपत्ति या बिन चालू संपत्ति कहते हैं। दृश्य, जिसको आप देख सकते हो स्पर्श करते हो उसे दृश्य संपत्ति कहते हैं। जिसको आप देख नहीं सकते स्पर्श नहीं कर सकते उसे अदृश्य संपत्ति कहते हैं। जैसे कि आपकी ख्याति, आपके व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा उसको आप देख नहीं, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ व्यवसाय की अच्छी प्रतिष्ठा है। वैसे ट्रेडमार्क, कंपनी का जो भी सिंबल है लोग उसका उपयोग नहीं करते। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति, इन सब का उपयोग अन्य कोई कंपनी कर नहीं सकती और उसको देख स्पर्श भी नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं, उसे अदृश्य संपत्ति कहते हैं। चालू, जो बहुत ही कम समय अवधि वाली होती है, 1 वर्ष के अंदर समय अवधि, उसे चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे रोकड़ है, रोकड़ रोज बदलती रहती है, बैंक शेष बदलती रहती है। देनदार मतलब ग्राहक, जिसको आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो आपने 1000 रुपये किसी को उधार दिए, वो आज भी दे सकता है, शायद कल भी दे, 2-3 दिन बाद दे, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा समय वालों को ग्राहक को आप माल नहीं बेचोगे, तो वो लॉन्ग समय की अवधि वाले व्यवहार हो गए। तो चालू संपत्ति उसे कहते हैं जिसमें से आपको पैसा प्राप्त हो, मालिकी हक हो, जिसका उपयोग कर सको लेकिन 1 वर्ष के अंदर। प्रवाही संपत्ति, जिसमें अंतिम स्टॉक के अलावा जो भी चालू संपत्ति है उसे क्या कहेंगे? प्रवाही संपत्ति। देन अंतिम स्टॉक एक प्रवाही संपत्ति नहीं, क्योंकि उसको तुरंत आप बदल नहीं सकते, लेकिन रोकड़ है, बैंक शेष है, उसको तुरंत आप रोकड़ में बदल सकते हो, इसलिए प्रवाही संपत्ति। वास्तविक संपत्ति, वास्तविक मतलब जिसको आप रोकड़ में रूपांतरित कर सकते हो उसे कहते हैं वास्तविक, जिसमें दृश्य अदृश्य चालू सब संपत्ति आ जाती है। अवास्तविक संपत्ति, जिसको आप रोकड़ में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, जिसकी उपज का मूल्य एकदम शून्य होता है, उसे अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। बराबर। आवक और प्राप्ति किसे कहेंगे? व्यवसाय के रोज बरोज के व्यवसाय के परिणामों, व्यवहारों के परिणामों के ऊपर से अगर आपको रकम प्राप्त होती है, खर्च करने के बाद, व्यवसाय के रोज बरोज के व्यवहारों में खर्च करने के बाद भी अगर कोई रकम प्राप्त होती है उसे आवक कहते हैं। और रोज बरोज के व्यवहारों से खर्च करने के बाद आपको रकम चुकानी पड़ती है उसे भुगतान कहते हैं। आवक 2 प्रकार की, पूंजीगत आवक और राजस्व आवक। जो नियमित रूप से प्राप्त होती है उसे राजस्व आवक कहते हैं। जो अनियमित रूप से प्राप्त होती है उसे पूंजीगत आवक कहते हैं। लॉन्ग टर्म वाली पूंजीगत आवक, शॉर्ट टर्म वाली राजस्व आवक। खर्च में भी ऐसा है, जो खर्च नियमित रूप से आपको चुकाना पड़ता है उसे राजस्व खर्च कहते हैं। भाड़ा, वेतन नियमित होता है हर महीने का। और जब संपत्ति खरीदते तो पैसे चुकाने पड़ते हैं, माल खरीदते तो पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो ये रोज़ बरोज़ नहीं चुकाना पड़ता है। जो अनियमित खर्च होता है लॉन्ग टर्म वाले उसे पूंजीगत कहते हैं। और जो रोज़ बरोज़ के खर्च होते हैं, जो निश्चित होते हैं, ऐसे खर्चों को राजस्व खर्च कहते हैं। प्रसारित महसूली खर्च राजस्व खर्च का ही एक प्रकार का भाग है, हम देखेंगे बाद में। खर्च किसे कहेंगे? तो व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ रकम हम चुकाते हैं उसे खर्च कहा जाता है। 12 मास में होने वाले खर्चों को महसूली खर्च या राजस्व, महसूली का दूसरा नाम है राजस्व खर्च। वेतन खर्च, मजदूरी खर्च, ये सब तो राजस्व खर्च के अंदर इसका समावेश हो जाता है। उपज,
तो माल या सेवा चुकाते हैं और बदले में आपको रकम प्राप्त होती है, उसे कहते हैं उपज। नफ़ा, तो व्यवसाय के खर्च कम हो और आवक ज़्यादा हो, तो आवक बढ़ जाती है और खर्च कम हो जाता है तो आपको नफ़ा होता है। और मतलब कौन सा, राजस्व, तो राजस्व आवक अधिक हो, राजस्व खर्च कम हो तो आपको लाभ होता है, तब नफ़ा कहलाता है। राजस्व खर्च ज़्यादा हो, राजस्व आवक कम हो तो आपको नुकसान होता है, उसे कौन सा, राजस्व, महसूली। राजस्व शब्द हिंदी नाम है, महसूली शब्द गुजराती नाम। यानी कि जब राजस्व आवक और राजस्व खर्च के बीच के अंतर की रकम को लाभ या नफ़ा कहा जाता है। राजस्व खर्च और आवक के बीच के अंतर में अगर नुकसान हुआ है तो उसे हानि के नाम से जाना जाता है। खरीदी किसे कहेंगे, जिस वस्तु का व्यक्ति व्यापार करता है वो वस्तु लेकर आता है उसे खरीदी कहा जाता है। जिस वस्तु का व्यक्ति व्यापार करता है वो वस्तु ग्राहकों को बेचता है, उसे बिक्री कहा जाता है। माल का स्टॉक किसे कहते हैं, तो जब व्यक्ति वस्तु का व्यापार करता है और वर्ष के अंत में या पूरे दिन के अंत में बच गया, वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है उसे स्टॉक कहा जाता है। और वो बचा हुआ माल प्रथम वर्ष का अंतिम है, वो दूसरे वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक बनता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझाऊं तो अगर आम बेचने वाला लारी वाला व्यक्ति है, वो आज आम खरीद के लाया है, उसने 100 किलो आम खरीदा हुआ है, लारी पे वो आम पड़े हुए हैं और उसके बाद वो 10 दिन के लिए बेचता रहता है, तो 10 दिन के बाद उसके पास 5 किलो आम बच गए। अब 11वें दिन वो नए आम खरीद के लाता है, तो सबसे पहले वो कौन सा आम बेचेगा, जो पहले पड़े थे 5 किलो, वो बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि वरना वो सड़ जाएंगे। तो 10वें दिन का अंतिम माल था, वो 11वें दिन का क्या बना, प्रारंभिक स्टॉक बन गया। तो ये कि प्रथम वर्ष का जो अंतिम होता है वो दूसरे वर्ष का क्या बन जाता है, प्रारंभिक। बराबर, जैसे कि आप 11वीं की एग्ज़ाम पूरी कर दोगे तो आपके लिए आखिरी दिन तक आपकी चौपड़ी है वो अंतिम स्टॉक बन गया। अब वो किसी और को आप बेच दोगे तो किसी और के लिए वो क्या बन जाएगा, प्रारंभिक स्टॉक। इस तरह से, बराबर, यहाँ तक आप आगे रहते हैं।